कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पिछली वीडियो में हम सिंपल माइक्रोस्कोप करके आए हैं। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उनको आप देखकर आइएगा, क्योंकि वो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारे ऐसे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने वाले ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। थोड़ा इसका रे डायग्राम होता है अच्छा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल। इसका यूज़ कैसे, वेरी माइन्यूट पार्टिकल देखने के लिए किया जाता है। माइन्यूट पार्टिकल कैसे, यदि आप कभी बायो की लैब में गए हो, बायो के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, वो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। मतलब जो छोटे छोटे, आप यदि कोई सेल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्टडी कर, बहुत छोटी चीज़ें जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हेल्प दे सकते हो, जो बहुत छोटी होती हैं साइज में। जैसे कि दही, दूध का दही कैसे बनता है, क्या वहाँ पर क्या बैक्टीरिया क्या होता है, वो क्या किस तरह वो काम करता है, वो सब चीज़ें देखने के लिए, जो सब पे बहुत मान्यूट चीज़ें होती हैं, उन सबको देखने के लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि हम आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते। उन चीज़ों को देखने के लिए हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी वेरी माइन्यूट पार्टिकल। इसका यूज़ कैसे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल को देखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये बायो की लैब में आपने देखा होगा। तो अब डायग्राम बनाते हैं, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, आइए। तो रे डायग्राम में क्या होगा, यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, पहले अपन रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा रे डायग्राम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर 2 लेंस लेने हैं। एक छोटे अपर्चर वाला लेंस लेना है और एक बड़े अपर्चर वाला लेंस लेना है। एक छोटे अपर्चर वाला लेंस लेना है, ये हमारा छोटे अपर्चर वाला लेंस हो जाएगा। अपर्चर मतलब ये बड़ा छोटे साइज में, और उसके बीच में क्या करना है आपको, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेनी इस तरह से। ये अपन ने क्या किया, एक छोटे अपर्चर वाला, एक बड़े अपर्चर वाला यहाँ पर लेंस ले लिया। तो ये 2 लेंस क्यों लिए, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब इसके पास जिस चीज़ को हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है। और ये कौन सा होता है, हमारा आई लेंस, जिसको हम आई पीस भी बोलते हैं। इसके बगल में क्या आती है, हमारी आंखें। आंखें ही इसको ऑब्जेक्ट को देखेंगी। तो ये आई पीस होता है बड़ा वाला, बड़े अपर्चर वाला। ये छोटे अपर्चर वाला कौन सा होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आई पीस लेंस हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे हम, इसकी फोकस से पहले रखेंगे। एफ ओ से क्या है, मतलब इसकी जो फोकस है, फोकस किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसलिए इसको एफ ओ से हम लिखेंगे। और इसके थोड़े पीछे आपको ध्यान रखना है, इसके थोड़े पीछे से हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा, नीचे वाला बी हो जाएगा। इसके थोड़े पीछे से आप क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखने के बाद इससे एक पैरेलल रे डालेंगे। और आपको ये अच्छे से पता है, जो पैरेलल रे हमारी होती हैं वो कहाँ से निकलती है, हमारी पैरेलल रे निकलती है हमारी कहाँ से, फोकस से। तो ये कहाँ पे चली गई, हमारी फोकस से। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ये हमारी कहाँ से निकल गई, यहाँ पर ये फोकस से निकल गई। एफओ मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव, आपको पता है ये लेंस है, दोनों तरफ से हमारा कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, आपने पढ़ा है। तो ये फोकस हो गई, और ये इससे कहाँ से, ये फोकस से ही निकल गई। दूसरी कहाँ से निकलेगी, अब पहली तो हमारी फोकस से निकल गई, दूसरी निकलेगी हमारी कहाँ, सेंटर से। तो सेंटर को हम बना देते हैं, ये सेंटर क्या हो जाएगा हमारा, ये C1 हो जाएगा। C1 क्योंकि यहाँ पर एक सेंटर बनेगा, वो C2 हो जाएगा। तो अब दूसरी रे कहाँ पे जाएगी, हमारी सेंटर से जाएगी। तो यदि हमारी रे सेंटर से जाएगी यहाँ पर, तो इस तरह से ये सेंटर से चली जाएगी। ये कैसी चली गई हमारी, ये सेंटर से पास हो गई। पहली कहाँ गई, पैरेलल गई, जो फोकस से पास हो गई। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वो कहाँ निकल गई, सॉरी सेंटर से गई, वो कहाँ गई हमारी, यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर ये दोनों कैसी हो गई, मीट हो गई। अब ये दोनों मीट हो गई, तो मतलब यहाँ पर जो पहला लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस था, उसकी इमेज कहाँ पर, यहाँ पर हमारी फॉर्म हो गई।
ये इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म हो गई, ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई, इसको हम नाम दे देंगे क्या, ये हमारा बी डैश हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हमारा ए डैश हो जाएगा। ये हमारा बी डैश हो गया और ए डैश हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब होगा क्या, अब जो यहाँ पर इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की, अब ये क्या करेगी, ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब अब इससे इस पर इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी वो देखेंगे। लेकिन अब जो इस वाले लेंस की इमेज जो यहाँ पर ए डैश बी डैश बनी, वो इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। जिस तरह ए भी इसके लिए ऑब्जेक्ट था, इसलिए इसके लिए जो ए डैश बी डैश के लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके लिए जो फोकस है वो कहाँ बनाएंगे, सबसे पहले इसकी फोकस बनेगी यहाँ पर। यहाँ पर क्यों बनेगी, क्योंकि आपको क्या करना है, ये फोकस है जो आई लेंस का, उससे क्या करना है आपको, उस आई लेंस के जो फोकस है उसको थोड़ी, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़े पीछे लेना है। क्योंकि यदि आप फोकस पे ले लेंगे तो आपको पता है इमेज कहाँ इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। तो क्या करना है, फोकस थोड़ा पीछे लेना है और ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे लेना है। तो फोकस आपको क्या करनी है, ये इमेज बनने के बाद बना लेनी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब करते हैं आगे। तो इसके लिए भी सेम जो यहाँ पर किया था, एक रे पैरेलल एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वही वाली होगी। तो ये हमारी एक रे यहाँ से हमारी पैरेलल गई, ये कहाँ से निकलेगी, ये इस तरह से इसकी फोकस से निकलेगी, ये इसकी फोकस से निकल गई। ये क्या मान लीजिए, इसकी फोकस मान लीजिए एफ ई। दूसरी कहाँ, इसके सेंटर से निकलेगी, तो सेंटर बना देते हैं इसका। तो इसका ये हो जाएगा सेंटर, इसको क्या नाम दे देंगे हम, C2 नाम दे देंगे। तो दूसरी रे कहाँ जाएगी, इसके सेंटर से जाएगी। ये टेढ़ी आड़ी बन गई यहाँ पर, तो इसको अपन थोड़े से अच्छे से बनाएंगे। अब जो दूसरी रे कहाँ से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली। तो ये क्या हो गई थी, थोड़ी टेढ़ी बन गई थी, इसको अपन अच्छे से बनाएंगे क्योंकि बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ये हमारी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास हो गई। पहली कहाँ गई, हमारी फोकस से गई, दूसरी कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बार बार थोड़ी टेढ़ी बन रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़े अच्छे से इसको बनाना है। ये थोड़ी सी टेढ़ी बन रही थी, तो हम इसको डबल से बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर पास हो गई, और ये हमारी इस तरह से दो रे यहाँ पर इसकी पास हो गई। पहली कहाँ गई हमारी, कैसी पैरेलल इसके चली गई। अब दूसरी कहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो आइए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हमारी यहाँ से इस तरह से, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। ये हमारी कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई। तो पहली पैरेलल चली गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर चली गई। अब आप देखें दोनों रे को, तो यहाँ पर तो ये मीट करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होंगी, हमारी आंखें होंगी। यहाँ से तो क्या हमारी आंखें इसको देख रही होंगी। तो जो हमारी आंखें हैं वो किधर, इस तरफ से देखेंगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर तो इमेज बनेगी नहीं, यहाँ पर इसको बैक ट्रेस करके हमको इमेज यहाँ कहीं फॉर्म करनी होगी। तो जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका बड़ा साइज आपको मिलेगा। अब देखिए आप, तो इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बैक ट्रेस करेंगे जिससे हमें हमारी इमेज यहाँ पर मिल सके। और इसको भी थोड़ा सा हम इस वाले को बैक ट्रेस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या जाके, इस पॉइंट पर जाके हमारी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। मतलब इसको हमने दोनों को बैक ट्रेस किया, तो यहाँ पर जाके हमारी इमेज फॉर्म यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर जाके हमारी क्या हुई, इमेज फॉर्म हुई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बी डैश हो गया था और ए डैश हो गया था। तो इस वाले पॉइंट को अपन नाम दे देंगे ए डबल डैश, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना का बी डबल डैश। ये क्या हो जाएगा अपना, बी डबल डैश। ये हो गया अपना ए डबल डैश, ये हो गया अपना बी डबल डैश। तो इस तरह से आप उसको डायग्राम बनाना था। पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेना था,
और यहाँ से पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना था। और यदि आप इन दोनों चीज़ों को देखें तो आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, वो क्या, ऑब्जेक्ट हमने इतना बड़ा लिया था और अब देखिए जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी बड़ी बनी, इतनी बड़ी। तो अब हमको जो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास रख के, जो चीज़ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट रख के, वो हमको कितना बड़ा दिखेगा। तो ये काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इस तरह से ये इमेज फॉर्म करता है, इतनी बड़ी इमेज जाके ये यहाँ पर बनाता है। तो इस तरह का ये काम होता है हमारे किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। समझ में आपको आ गया होगा ये डायग्राम आपको किस तरह से बनाना है। तो आप क्या करते हैं, जो इसकी डिस्टेंसेस होती है वो और लिख देते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट से आपको पता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट से सेंटर की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, u होती है। और जो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए है, तो हम इसको किससे लिख देंगे, यहाँ पर UO से लिख देंगे। और जो फर्स्ट लेंस है उसके लिए इमेज कहाँ पर बनी थी, यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, VO हो जाएगी। ये इसके लिए कितनी हो जाएगी, VO हो जाएगी। और जो सेकेंड लेंस है इसके लिए क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। और जो इसकी इमेज फॉर्म हुई है सेकेंड लेंस के लिए वो कहाँ, ये वाली हुई है, तो इसके लिए VE हो जाएगी, आई लेंस के लिए, क्योंकि ये किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो UE से लग दिया और O वाले कहाँ हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव वाले। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है। समझ में आपको आ गया होगा कि फाइनल इमेज हमारी कितनी बड़ी यहाँ पर फॉर्म हुई है। अब देखते हैं इसका थ्योरी क्या है। द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट कंसिस्ट टू कन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है, टू कन्वेक्स लेंस कंसिस्ट यहाँ पर करता है ऑफ वन ऑफ लार्ज अपर्चर एंड अदर ऑफ शॉर्ट अपर्चर। अपर्चर मतलब ये हमारा लार्ज अपर्चर वाला जो आई लेंस हो जाएगा, इसको IPC बोलते हैं। ये शॉर्ट अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर हो जाएगा। द लेंस विथ स्मॉल अपर्चर इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। जो स्मॉल अपर्चर वाला लेंस है उसको क्या, ऑब्जेक्ट के नियर हम रखते हैं। उसके बाद क्या, विथ लार्ज अपर्चर इज प्लेस्ड नियर द IP। जो लार्ज अपर्चर वाला लेंस है उसको क्या, IPS बोलते हैं। और ये इसके पास क्या होती है, हमारी आंखें होती हैं, इससे हम देख रहे होते हैं। द आई therefore it is called IPS, और इसलिए इस कारण क्या कहा जाता है, IPS कहा जाता है, और आई लेंस यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है और इसकी ये थ्योरी लिखना है। अब जो मैग्निफिकेशन वगैरह जिसकी तरह हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था वो सब यहाँ पर देखने वाले। तो डायग्राम क्लियर हो गया होगा, डायग्राम इस तरह से आपको बनाना है। अब देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन। आइए बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो मैग्निफिकेशन में क्या लिखा होता है, जिस तरह सिंपल माइक्रोस्कोप लिए थे आप सेम टू सेम यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए चलने वाला है। तो इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय इमेज। ये किसके रेशियो को क्या होता है, जो एंगल सस्पेंड करती है इमेज और टू द एंगल सस्पेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। जो एंगल सस्पेंडेड करता है ऑब्जेक्ट, ये उस रेशियो के हमारे इक्वल में होती है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एंगल सस्पेंड जो इमेज करती है और एंगल सस्पेंड जो ऑब्जेक्ट करता है। तो इमेज जो सस्पेंड एंगल करती है वो कौन सा एंगल होता है, वो बीटा होता है, और जो ऑब्जेक्ट करता है वो अल्फा होता है। अब यहाँ पर बीटा और अल्फा बनेंगे कैसे वो समझिए। पहले देखिए आप A डबल डैश, B डबल डैश और C2, ये यदि आप देखें A डबल डैश, B डबल डैश और C2 वाली लाइन, ये वाली, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है, A डबल डैश, B डबल डैश और C2। तो इस ट्राइंगल में आपको पता है जो एंगल सस्पेंड बढ़ता है हमारी किसके, इमेज के साथ। तो ये इमेज तो यहीं पर फॉर्म हो रही है, तो इसके साथ कौन सा एंगल बन जाएगा, हमारा बीटा बन जाएगा। इसके साथ कौन सा एंगल बन जाएगा, बीटा। तो m इज इक्वल टू में बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा। लेकिन अल्फा एंगल कहाँ बनेगा आपको पता है, आप पहला टॉपिक करके आए हैं जिसमें क्या करते हैं हम, जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हम सेम लेके चलते हैं। मतलब जिस पे हमने इमेज ली थी उसी पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। मतलब इसी लाइन पर हम कहीं पर हमको ऑब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है। बाद में हम बरू ये भी ले लेंगे जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में था हमारा, लेकिन पहले हमको सेम रेफरेंस पॉइंट वहाँ पर लेना पड़ता है। मतलब जिस लाइन पे हमारा इमेज बनी उसी पे हम ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अपन, ये अपना क्या हो जाएगा, A1। इस पॉइंट को नाम दे देंगे अपन A1। ये क्या हो गया, अपन ने मान लिया किसके लिए, क्योंकि हमको अपन यहाँ पर क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फॉर्म करना है सेम रेफरेंस पॉइंट पर। तो इसको अपन डॉटेड बना देंगे, इस तरह से डॉटेड अपन इसको बना दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस पर एक रे डालेंगे C2 पर ही।
तो C2 पर ही हम एक रे डाल देते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, एक एंगल यहाँ पर फॉर्म करना है। तो ये हमारा एंगल बन जाएगा कौन सा, ये वाला एंगल बन जाएगा हमारा अल्फा। ये किसके लिए बन गया, ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक बीटा बन गया, एक अल्फा बन गया। अल्फा कैसे बना है, सेम हमने इमेज जिस पे बनी थी उसी पे हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म किया और ऑब्जेक्ट को रखा हमने। उसके बाद C2 से हमने क्या बना दिया, अल्फा एंगल यहाँ पर बना दिया। तो ये बीटा बन गया, ये अल्फा बन गया। बात समझ में आपको इतनी आ गई, अल्फा और बीटा हमने कैसे बना दी। उसके बाद क्या करेंगे हम, 4 स्मॉल एंगल। 4 स्मॉल एंगल से क्या हो जाएगा, m इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 10 बीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 अल्फा आ जाएगा। एक क्या आ गया, 10 बीटा आ गया, अपॉन में एक 10 अल्फा आ गया। अब 10 बीटा अल्फा जिन ट्राइंगल में बनेंगे उन ट्राइंगल को ले लेंगे, क्योंकि हमको 10 का फॉर्मूला पता है। 10 इजिकल टू में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। पंडित भोले प्रसाद हर बोले से याद होगा, 10 का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बीटा वाला एंगल यदि आप देखें तो बीटा कहाँ बन रहा है हमारे ट्राइंगल, A डबल डैश, B डबल डैश और C2। तो यदि आप ट्राइंगल देखें कौन सा, A डबल डैश, B डबल डैश और C2। यदि आप इस ट्राइंगल में देखें तो बीटा यहाँ पर बन रहा है। और तो इस ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आपको पता है ये वाली लाइन जो इमेज वाली लाइन है, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और इस तरह से समझ सकते हैं जो एंगल के सामने वाला होता है हमारी लाइन, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई और परपेंडिकुलर के सामने हमारा क्या, बेस। चलो इसको अलग से बना के समझते हैं अपन। इसको क्या करते हैं, अलग से बनाते हैं इसको बाहर। ये कैसे बन रहा है हमारा, ये इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। और यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, बीटा बन रहा है। और ये C2 है, ये B डबल डैश है और ये हमारा A डबल डैश है। तो दिया आप देखें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि बीटा के सामने वाला कौन सा हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और ये हमारा 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा होता है, हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये वाली परपेंडिकुलर और ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया। तो हमको 10 के लिए, 10 बीटा के लिए क्या लेना है, 10 बीटा के लिए लेना है हमको परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 बीटा के लिए यदि मैं लिखूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमको पता है A डबल डैश और B डबल डैश। तो A डबल डैश और B डबल डैश उसके लिए परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या हो जाएगा, B डबल डैश C2, B डबल डैश C2 उसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपन ने 10 बीटा की वैल्यू लिख दी। अब सेम ये सब कुछ किसके लिए करेंगे, हम अल्फा के लिए करेंगे। तो अल्फा के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वो देखिए। तो अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये देखिए, A1 B डबल डैश C2, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। और ये वाला ट्राइंगल बन कैसे रहा है, इस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये C2 है, ये हमारा क्या है, A1 है और ये क्या है हमारा B डबल डैश है। और ये पता है ये आपको 90 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कौन सा है, अल्फा है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर सामने वाला ये बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसी तरह 10 अल्फा के लिए लिख देते हैं। तो 10 अल्फा के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, A1 और B डबल डैश। और बेस इसके लिए भी क्या है हमारा, B डबल डैश C2 ही रहेगा। तो B डबल डैश C2 इसके लिए बेस आ गया। तो इस तरह से हमने 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू यहाँ पर लिख ली। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इसको बाद में मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर B डबल डैश C2, यहाँ पर B डबल डैश C2। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अभी डायरेक्ट कैंसल आउट कैसे होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आपने इस चीज़ को समझ के आए हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ पर भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट आ जाते हैं वीडियो पर पुरानी वीडियोस को देखे बिना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो ये कैसे लिखा हुआ है, M इज इक्वल टू में A डबल डैश B डबल डैश और नीचे क्या है, B डबल डैश C2 है।
उसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसका क्या करेंगे, आपको ये इसके डिवाइड में है, तो यदि ये इसके डिवाइड में है तो इसको यदि हम इसके इनटू में लेके जाएंगे तो ये क्या होते हैं, ये पलट जाते हैं, मतलब ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इनको यदि हम पलट के लिखें तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, ये बी डबल डैश सी टू ऊपर चला जाएगा और ये ए वन बी डबल डैश, ये ए वन और यहाँ पर क्या, ये बी डबल डैश, ये नीचे चला जाएगा। मतलब कि ये कैसे हो गए, हमारे पलट गए। तो पलट जाएंगे तो आपको पता है बी डबल डैश सी टू, फिर बी डबल डैश सी टू हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारे बच गए। तो जो एम आ जाएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से एम आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश और ए वन और ये बी डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा एम यहाँ से फॉर्म हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे और करेंगे, तो आगे करने के लिए इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। तो इसको हम कहाँ करेंगे आगे, अब यहाँ पर करने वाले। तो देखिए अब यहाँ पर ये एम इजिकल टू में ए डबल डैश बी डबल डैश ए वन बी डबल डैश के यहाँ पर अपवर में आ गया। अब आप यदि देखें जो ए वन बी डबल डैश है वो किसके सिमिलर है, इस ऑब्जेक्ट मतलब इस ए बी वाली लाइन के ऑब्जेक्ट है। जिस तरह हम सिंपल माइक्रोस्कोप में करते थे इस तरह ये ए वन बी डबल डैश तो हमने बनाया था किसके लिए, जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको सेम रेफरेंस पॉइंट पर लेना था। लेकिन जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, ए बी पर ही है। तो हम क्या करेंगे, और ये एक चीज और समझिए, ये पॉइंटों को देखिए ए वन बी डबल डैश को और ए बी को, ये कैसे सिमिलर ही लग रहे हैं। तो यदि ये सिमिलर लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो ए वन बी डबल डैश है वो क्या है, इक्वल है, सिमिलर है किसके, हमारे ए बी के। ये ऑब्जेक्ट है जो ए बी एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, हम क्या कर सकते हैं उसको इसका सिमिलर है। तो ये क्या है, ए वन बी डबल डैश है, इसकी जगह हम क्या ए बी यहाँ पर पुट कर देंगे। बस इतना हमको समझना था। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इजिकल टू में ए डबल डैश हो जाएगा, नीचे बी डबल डैश और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से एम यहाँ पर बन गया। एम इजिकल टू में ए डबल डैश और नीचे क्या आ गया, यहाँ पर ए बी यहाँ पर आ गया। और ये हमारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज आपको पता है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हमारी इमेज बनी और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ए बी था। तो ये साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अब आ गया। तो इतना आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन एम आया है इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ का, वो क्या होगी वो देखिए। तो यहाँ पर लगाएंगे हम मल्टीप्लाई वाई ए डैश बी डैश, मतलब इनके साथ हम ए डैश और बी डैश का यहाँ पर इंटू करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम इजिकल टू में ये ए डैश ये बी डैश हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा और यहाँ पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश और यहाँ पर भी ए डैश और बी डैश का हम इंटू कर देंगे। ये इंटू क्यों किया आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने इंटू किया और इस इंटू के बाद करने के बाद क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा जमाएंगे क्यों वो आपको अभी समझ में आएगा। देखिए ये क्या किया हमने, इस तरह से इनको लिख दिया, एम को ए डबल डैश और बी डबल डैश ए बी और इनके इंटू में जो हमने इंटू किया था वो लिख दिया। अब जो ए डबल डैश बी डबल डैश है इसके नीचे क्या करेंगे हम, एम इजिकल टू में ए डबल डैश और बी डबल डैश है, इसके नीचे क्या कर दिया हमने, इस ए डैश बी डैश को लिख दिया। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये ए डैश बी डैश ऊपर है, इस वाले को क्या कर दिया हमने, ए बी के नीचे रख दिया। हमने कुछ नहीं किया, बस इस ए बी को हटा के यहाँ पर ए डैश बी डैश लिख दिया और इस ए बी को उठा के यहाँ पर लिख दिया। क्यों लिखा देखिए, यदि आप ए डबल डैश और बी डबल डैश को देखें तो ये क्या है, इमेज है किसकी, हमारी लेंस 2 की। और लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए डैश बी डैश है। तो ये क्या आ गई, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेंस 2 के लिए जो हमारा आई पीस वाला था, ये आई पीस वाला लेंस, तो इसके लिए इमेज तो क्या थी, ए डबल डैश बी डबल डैश था, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या था इसके लिए, ऑब्जेक्ट तो इसके लिए ए डैश बी डैश बना था, वो इसके नीचे आ गया। और अब पहले वाले, अब इस दूसरे वाले को देखिए, तो दूसरे वाले में यदि ए डैश बी डैश देखें तो जो ए डैश बी डैश था, इस वाले जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, इसके लिए क्या थी, इमेज थी, ये तो पता है।
आपको ये इसके लिए क्या बनी थी, ए डैश बी डैश, इसके लिए तो ये इमेज बनी थी, तो ये साइज ऑफ इमेज आ गई। ये और ए भी क्या था, ये भी इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो ये ए भी आ गया। तो इस तरह से अपन इनको क्या, इस तरह से इन रेशो को अपन ने बना लिया कि इन दोनों के लिए सेम चीज हो जाए कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश हमारे लेंस 2 के लिए इमेज थी, जो आई पीस वाला था उसके लिए ऑब्जेक्ट था ए डैश बी डैश, और इसके लिए ए डैश बी डैश क्या थी, इस वाले के लिए इमेज थी, और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी। तो इस तरह से इसको फॉर्म कर लिया। तो जो मैग्निफिकेशन यदि यहाँ पर आएगी तो मैग्निफिकेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये किसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये किसके लिए, आई पीस वाली के लिए है, तो इसको मैं एम ई से लिख देता हूँ। और ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आया था, तो इसको क्या किया मैंने, एम ओ से लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अब ये क्या लिखिया, आपको समझ में आ गया होगा, एम तो हमारा मैग्निफिकेशन के लिए आ गया, ये ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश किसके लिए थे, इस आई पीस लेंस के लिए, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मैग्निफिकेशन किसकी, ये आई पीस वाली के लिए। और ये हमारा मैग्निफिकेशन किसके लिए था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, इसलिए इसको एम ओ से यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन आ गई। इस तरह से इसको आपको निकालना था। तो समझ में आ गया होगा मैग्निफिकेशन कैसे निकाल लिया। अब इसके लिए जो केस 1 है और केस 2 है वो देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन इस तरह से आपको करनी थी, ये ए डैश बी डैश समझ लेना अच्छे से बस। तो केस 1 और केस 2 यहाँ पर देख लेते हैं। तो आइए केस 1 के लिए करते हैं। तो केस 1 क्या है, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट डिस्टिंक्ट विजन, इस किसके लिए, ये डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो डिस्टिंक्ट विजन के लिए क्या करेंगे, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा फॉर्मूला बना था वो आपको याद हो क्या था, एम इज इक्वल टू में 1 प्लस डी एफ था। लेकिन ये किसके लिए लेके चल रहा है, हमें इसका डी अपॉन में एफ था। ये किसके लिए चल रहा है, लेके हम आई पीस वाले के लिए। तो आई पीस के लिए हम क्या लिख देंगे, इसको इस तरह से एम ई लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगी, फोकस एफ ई के लिए यहाँ पर हो जाएगी। ये हमने इसको फॉर्मूले को उस वाले को चेंज करके थोड़ा लिख दिया, ये आई पीस के लिए हो जाएगा। आप सिंपल माइक्रोस्कोप वाला देख के आइएगा, ये उसके लिए लिख रहा था। उसके बाद जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए क्या हो जाएगा, एम ओ। तो एम ओ देखिए आप, यहाँ पर यू है, यू ओ किस तरफ है, इस लेंस के राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो ये कैसा माइनस का जाएगा, और इस तरफ ये इमेज वाला जो वी ओ है वो कैसा आएगा हमारा, ये राइट हैंड साइड है, सॉरी ये गलत हो गया। ये क्या है, पहले जो हमारी मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, वी ओ है, लेकिन जो लेंस है उसका कैसा है, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड तो ये वी ओ आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये यू ओ यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का यहाँ पर आएगा। ये समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, वी ओ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, यू ओ है। तो वो हमने यहाँ पर दोनों को लिख दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे जो अपने मैग्निफिकेशन निकाले थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। वो क्या थी, एम इज इक्वल टू में एम ई इंटू में एम ओ थी, ये अभी निकाली थी हमने। तो यदि इन तो को हम पुट करें तो एम ई के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी एफ ई आ जाएगा, और एम ओ के लिए क्या था हमारा, वी ओ और यू ओ था। तो वी ओ क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी ओ और यू। इसको क्या करते हैं अपन, इस तरह से लिख देते हैं, ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये वी ओ माइनस में यू को इस तरफ लिख दिया, और ये क्या है हमारा 1 प्लस डी एफ, 1 प्लस डी एफ ई। ये अपन ने इसको इस तरह से लिख दिया, ये अपनी एम यहाँ पर फाइंड हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए ये अपना नियर पॉइंट हो जाएगा, ये अपना मैग्निफिकेशन अपने निकाल लिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। कितना सिंपल था। अब जो पूरा स्पेशल केस, थोड़ा स्पेशल केस और इसमें वो और देख लेते हैं। ये आपको एक चीज़ निकल आई है यहाँ से, जो एम है डिस्टिंक्ट विजन के लिए। अब एक स्पेशल क्लास वो और है जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आता है और पूछ भी लिया जाता है कभी कभी पेपर में। तो वो रहा स्पेशल केस क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम, जो यू है, जो हमारा यू ओ है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ओ के इक्वल आ जाए, सिमिलर आ जाए। और जो हमारा क्या है वी ओ है वो किसके सिमिलर आ जाए, एल के। अब ये एल क्या होता है वो समझिए पहले। ये एल होती है लेंथ ऑफ टिप। अब लेंथ ऑफ टिप क्या होती है, जो ये दोनों लेंस होते हैं इनके बीच में जो हमारी
लेंथ होती है, मतलब जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों बीच के जो बीच में लेंथ होती है उसको बोलते हैं एल। ये होती है हमारी लेंथ ऑफ ट्यूब। और ये कैसी होती है? एडजस्ट होती है। इसको क्या कर सकते हैं हम? एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पर टेढ़ी बनी हुई है तो इसको सीधा बना देते हैं। ये क्या होती है? हमारी एल होती है, ये लेंथ होती है। ये क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्यूब। मतलब इन दोनों बीच में जो लेंथ होती है ना, वो होती है हमारी ये लेंथ ऑफ ट्यूब। और ये कैसी होती है? एडजस्ट होती है। ये एडजस्ट कैसी होती है? इसको हम एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, बड़ी छोटी यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारी क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्यूब होती है। तो पूरे स्पेशल में इस केस में हम क्या करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाएगा? मान लीजिए इस FO पर ही ये ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब पहले क्या था? ये ऑब्जेक्ट थोड़ा इसके पीछे था, लेकिन अब स्पेशल केस में क्या हुआ, जो FO था वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सिंपली सी FO पर आ गया। तो यदि ये FO पर आ गया तो आपको पता है ये जो हमारी इमेज बनी थी लेंस बन के लिए, ये भी थोड़ी आगे चली जाएगी। तो यदि ये आगे चली गई, मान लीजिए इसके बहुत पास कहीं चली गई, तो बहुत पास कहीं यदि चली गई तो जो हमारा VO यहाँ पर हमारा VO था, तो ये VO कितने? इस VE के बराबर ही आ गए। मतलब जो इसकी और इसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस थी, तो ये हमारा जो VO था वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। और ये इतना बड़ा हो गया कि इस VE के ही इक्वल आ गया। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हमारा जो FO है वो कहाँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो FO पर ही आ जाए। तो आपको पता है FO से हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है? FO होती है, ये आपको पता है। तो तभी ये UO हमने FO के इक्वल लिख दिया, क्योंकि क्या किया हमने? इसको जो लेंथ ऑफ ट्यूब को थोड़ा एडजस्ट कर दिया स्पेशल केस में। तो जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ? FO पर आ गया। तो FO पर आ गया तो हमको पता है हम अब कौन सी डिस्टेंस को लेंगे? जो फोकस से होती है, और फोकस से क्या हो जाएगी? FO हो जाएगी। तो UO FO की जगह और आ गया। और जो VO था, VO क्या था? ये वाला था। अब आप ही सोचिए, यदि ये फोकस पे आ जाएगी तो ये जो इमेज थी वो यहाँ पर ये थोड़ी खिसकी, तो ये इमेज भी खिसकेगी, तो ये इसका कहीं पास आ जाएगी। तो यदि ये पास आ जाएगी तो जो हमारा VO था वो किसके? इस L के, मतलब इन दोनों की जो बीच की लेंथ थी उसके इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। तो वो यहाँ पर हुआ है, जो VO था वो किसके सिमिलर आ गया? L के लिए यहाँ पर सिमिलर आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज को हम इसमें सिंपल पुट करना है। तो ये आपको ये समझ में आ गया क्या हुआ? हमने थोड़ा इस लेंथ ऑफ ट्यूब को एडजस्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर? फोकस पर आ गया। और फोकस से इसकी डिस्टेंस FO होती है, वो इसके सिमिलर आ गई। और लेंथ ऑफ ट्यूब ये आप पता है L थी, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये अब ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा तो ये इमेज भी आगे बढ़ जाएगी। तो ये इमेज किसके लिए? ये आप ये देखिए, ये VO है और VO क्या है हमारा? इक्वल आ जाएगा इस VE वाले पॉइंट के लिए। V क्या है? इसके और इसके इमेज के बीच की डिस्टेंस थी। और यदि आप इस डिस्टेंस को समझें तो जो L है वो एक्चुअल में क्या बनेगा हमारा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के इक्वल बनेगा। तो इतना आपको ना समझते हुए आपको इतना समझ लेना है, बस स्पेशल केस में इतना याद रखना है, जो UO है वो FO के इक्वल आ जाएगा, और जो VO है वो क्या? इस लेंथ ऑफ ट्यूब पे एडजस्ट करने पर इक्वल में आ जाएगा। तो जो यहाँ से M बनेगा वो क्या बनेगा? UO की जगह यदि मैं FO पुट कर दूँ, और जो UO है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा? UO की जगह पर तो FO आ गया। और जो VO है, सॉरी यहाँ पर ये क्या है? ये VO है, तो VO की जगह क्या पर? यहाँ पर L आ जाएगा। और UO की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर FO आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 + D अपॉन में क्या आ जाएगा? FE यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको फॉर स्पेशल केस करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में कभी कभी काम आ जाता है। बाकी ये यदि आपको ये समझ में ना आया तो यहीं तक आप इसको कर सकते हैं, यदि आपको समझ में ना आया हो कि फॉर स्पेशल केस ये कैसे हो गया, तो ये आप इसको यहीं तक कर सकते हैं। यदि ये आपको समझ में ना आया, तो यदि समझ में ना भी आए तो ये वैल्यू दो याद करके आप इस तरह से बना भी सकते हैं। तो केस 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब देखते हैं केस 2 कैसे करेंगे। तो केस 2 में क्या है? केस 2 में व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल ब्रेजर। अब जो इमेज है वह हमारी कैसी हो जाएगी? इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी। कहाँ पर फॉर्म होगी? इन्फिनिटी पे यहाँ पर हमारी फाइनल इमेज फॉर्म होने वाली। तो इसमें आप डायग्राम को थोड़ा आप समझ ही लीजिए कैसे। देखिए
अभी क्या था, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना था वो कहाँ बना था, फोकस से थोड़े आगे बना था। और ये आपको अच्छे से पता होगा, इसको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं समझने के लिए। ये क्या था, इस तरह से अपने दो लेंस बने थे, इस तरह से अपने यहाँ पर दो लेंस बने थे। इसको अलग से बना के मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था हमारा ए था और ये बी था। और यहाँ पर इस तरह से अपनी यहाँ पर एक हमारी क्या गई थी, पैरेलल रे गई थी। यहाँ पर एक इस तरह से पैरेलल रे गई थी और यहाँ से एक दूसरी रे गई थी। यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हुई थी, ये इसको बी डैश थी और ये हमारी ए डैश थी। उसके बाद इस तरह से ये गई थी, ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं, ये वाली हमारी ये जाती और ये हमारी इन्फिनिटी के लिए गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये हमारा क्या था, ये हमारी एफ ओ से गई थी। लेकिन अब जो ए डैश और बी डैश हमारा आया है, पहले वाले क्या था, पहले ये फोकस से थोड़े यहाँ पर आगे था। लेकिन अब जो पॉइंट है हमारा, जो हमारी यहाँ पर जो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर आ गया, अब मान लीजिए वो एफ ई, मतलब कि इस जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर, अब फोकस पर ही रखा हुआ है। पहले कहा था फोकस से थोड़े ऑब्जेक्ट आगे था, लेकिन अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया। कहाँ पर, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो लेंस टू के लिए अब ऑब्जेक्ट बना, जो इस वाले जो ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए तो ये इमेज थी, लेकिन इसके लिए आई पीस वाले के लिए अब क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बना है उसको हमने ऐसे सेट किया कि ये फोकस पर ही आ गया। आपको पता है यदि ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। तो इस तरह से ये हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पर बन जाएगी। इस तरह से ये हमारी इमेज बनने वाली। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर इमेज कैसे बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, एफ ई पर हो, फोकस पर हो। तो ये आपको समझ के चलना है। और यदि आप चाहें तो इस तरह से इसको बना भी सकते हैं अलग से समझने के लिए। तो इस तरह से आप उसको डायग्राम को बना लेना। तो समझ में आ गया कि इमेज इन्फिनिटी पर कैसे बनेगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो लेंस, जो आई लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर फोकस पे आ जाए, तब हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए क्या हमको पता है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन निकाली थी वो क्या थी, एम इजिकल टू में डी एफ था। और ये किसके लिए है, हमारी आई पीस के लिए था है, तो इसको एम ई लिख देते हैं, इसको एफ ई लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा, जब हमने कहाँ निकाली थी, सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाली तो एम इजिकल टू डी अपॉन में एफ लिख ली थी। और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो आपको पता है एम ओ इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर यू ओ आ जाएगा। ये इस तरह से आपने दोनों को लिख दिया यहाँ पर, ये आपको पता है सिंपल माइक्रोस्कोप में आप देख के आए। तो जो हमने मैग्निफिकेशन निकाली थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए क्या थी, एम इजिकल टू में एम ई इंटू में क्या था, एम ओ था। तो यदि इन दोनों वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो एम इजिकल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ से वी ओ माइनस का यू ओ आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा हमारा डी एफ ई आ जाएगा। ये हमारी यहाँ से सेकेंड केस टू के लिए, इन्फिनिटी के लिए हमारी मैग्निफिकेशन यहाँ से एम आ जाएगा। ये हमारा केस टू के लिए एम यहाँ पर आया। तो केस 1 के लिए और केस 2 के लिए हमारा एम यहाँ पर निकल के आ गया। तो सिंपल था, बस डायग्राम इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी इसमें कुछ नहीं था। तो समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। 2-3 बार ये डायग्राम बना के देखना है, आपको आ जाएगा। तो मिलते हैं।